Incineration of municipal waste. Incineration is a process in which solid waste is burned at high temperature ranging from 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इंसेरिनेशन से मुराद होता है जलने का अमल। आपने अक्सर देखा होगा कूड़ा क्रिकेट को जला दिया जाता है ताकि उसकी जो वजन है या जितनी जगह वो घेर रहा है वो कम हो जाए। सॉलिड वेस्ट को जब जलाया जाता है तो तमाम जलने वाले मटेरियल जल जाते हैं, जबकि ना जलने वाले मटेरियल और जलने वाले मटेरियल्स की राख पीछे रह जाती है। ऐश रेजिड्यू से मुराद होता है राख। उसके बाद ऐश रेड्यूस यानी राख पीछे रह जाती है। इंसेरिनेशन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट बाय 2/3, 2/3 हिस्सा जो उसका वॉल्यूम है, जितनी जगह वो ले रहा है, उसको जलने का अमल कम कर देता है। कंबस्टिबल मटेरियल कौन से होते हैं? जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है। जबकि हीट ऑफ कंबशन क्या प्रोड्यूस करती है? स्टीम यानी भाप प्रोड्यूस करती है। भाप की मदद से टरबाइंस घूमती हैं, टरबाइंस फिर बिजली को प्रोड्यूस करती है। टरबाइंस उन पंखों को कहते हैं जिनके पर घूमते हैं और वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, डैम वगैरह पे लगे। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। जो वेस्ट हैं उनको लैंडफिल में डिस्पोज कर दिया जाता है। वेस्ट को पहले या फिर वेस्ट को पहले जलाया जाता है और उसकी जो राख बची रहती है उसको लैंडफिल यानी खाली प्लाट या रूढ़ी वगैरह में रख दिया जाता है। लैंडफिल क्या, जो कि लैंडफिल के अंदर नुकसानदेह वेस्ट होता है जिसको मॉनिटर किया जाता है ताकि उसमें जो डर्टी लिक्विड है वो जमीन के अंदर ना चला जाए, जिसकी वजह से जमीन का अंदरूनी पानी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ये जो रूढ़ी होती है ये किस चीज की बनी होती है? मट्टी और प्लास्टिक की नीचे से तय बनाई जाती है ताकि जो लिक्विड है, गंदा लिक्विड कूड़े वाला, वो जमीन के अंदर पानी में जाके उसको कंटेमिनेट ना कर दे। तो असल असूल ये है रूढ़ी का। हमारे यहाँ तो वैसे ही फेंक दिया जाता है कूड़ा, तो फिर जब वो पानी लीक करता हुआ अंदर चला जाता है जमीनी पानी में, फिर जमीनी पानी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, बदबूदार हो जाता है, उससे बीमारियां काज होती है। इंसेरिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हजार्डस वेस्ट। इंडस्ट्रियल और नुकसानदेह वेस्ट को कैसे जलाया जाता है? इस सिस्टम में ना एक घूमने वाली भट्टी होती है यानी तंदूर सा होता है जिसमें हर तरह का वेस्ट जाता है, लिक्विड, सॉलिड और स्लज। स्लज भी कहते हैं जर्रात वगैरह को। वेस्ट आर बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर बिटवीन 650 टू 11 डिग्री सेंटीग्रेड। जो वेस्ट होता है उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। पहले किस पे? 650 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड पे। स्लज से मुराद होता है कीचड़, मड, जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों चीजें मिक्स हुई होती हैं, उसको स्लज कहते हैं। रोटेटिंग चैम्बर से इसको वेस्ट टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है। ये देखो, ये वेस्ट में गया, रोटेटरी किल्न है, घूमने वाली भट्टी, उसके बाद वेस्ट टैंक में चला जाती है उसकी राख। उसके बाद जो रिमेनिंग लिक्विड और गैसेज है उसको सेकेंडरी चैम्बर में लेके जाते हैं। सेकेंडरी चैम्बर नॉन रोटेटिंग है और उसका टेम्परेचर 950 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो गैसेस प्रोड्यूस होती है उनको ठंडा किया जाता है वाटर स्प्रे की मदद से। गैसेस को स्क्रबर सिस्टम, ये है स्क्रबर सिस्टम, इसमें से गुजारा जाता है। इसमें से फिर तमाम पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं और इस एसिड फार्मिंग कंपोनेंट्स भी रिमूव हो जाते हैं। स्क्रबर कहते हैं ब्रश टाइप चीज को जो कि किसी चीज को साफ करती है। ब्रश से लगे होते हैं मशीनी, वो उसको साफ करते रहते हैं, पार्टिकल को रिमूव कर। लास्ट पे एश रेड्यूस और वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है जिसको लैंडफिल में दबा दिया जाता है। ये देखो, वेस्ट इधर से एंटर हुआ, घूमने वाले तंदूर में गया, उधर जलने का अमल हुआ तो बाकी वेस्ट इधर से निकले, बाकी वेस्ट जो बचा वो सेकेंडरी चैम्बर में गया, स्क्रबर सिस्टम से पार्टिकल्स रिमूव हुए, लास्ट पे फिर हार्मफुल गैसेस उसमें से रिमूव हो। डिसएडवांटेज क्या है इंसेरिनेशन के? ठीक है, फायदा क्या है? इंसेरिनेशन रिड्यूस कर देता है सॉलिड वेस्ट का वॉल्यूम, जबकि इससे कुछ नुकसान है। नुकसान क्या है? ये क्लीन प्रोसेस नहीं है, ये एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है और टॉक्सिक ऐश, ये डाइऑक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं। स्मोक जो इसमें से निकलता है उसमें ऑक्साइड जो सल्फर और नाइट्रोजन है जो एसिड रेन काज करते हैं। हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, कैडमियम, मरकरी, ये भी लीचेट ऑफ इंसेरिनेटर्स में मौजूद होते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट में क्या होता है? वेस्ट मटेरियल्स को ज़ाया नहीं किया जाता उनके इस्तेमाल के बाद, बल्कि उनको दोबारा तैयार कर लिया जाता है ताकि दोबारा यूज कर सकें। कौन कौन सी चीज़ रिसाइकल होती है? पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और एल्यूमिनियम। जो गली में टिंडपा वाले फिर होते हैं, ठीक है, रद्दी वाले, वो यही काम करते हैं, वो सब रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। एडवांटेज ये क्या होता है? हमारी एनर्जी और खाम माल को बचाता है, यानी जो चीज़ हमने ज़ाया करनी थी वही उसको हम रिप्रोसेस कर ले। दूसरा फायदा क्या है?
ये वेस्ट के वॉल्यूम को कम कर देता है जलने का। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूज़पेपर, अखबार को रिसाइकिल किया जाता है क्लोरीन और ब्लीचिंग एजेंट्स की मदद से। इसको किस तरह रिसाइकिल किया जाता है, या तो पुराने पेपर को, वर्जिन न्यूज़पेपर से मुराद है नया न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर को नए न्यूज़पेपर के साथ मिला दिया जाता है, या फिर पुराने को ब्लीच कर दिया जाता है, उसके कलर को नया बना दिया जाता है। जब भी रिसाइकिलिंग करते हैं न्यूज़पेपर का फाइबर छोटा हो जाता है, इसलिए न्यूज़पेपर को मैक्सिमम कितनी बार रिसाइकिल किया जा सकता है, 5 बार। ये एमसीक्यू आ जाता है, न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल्ड हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। ये फिर है रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स में 3 तरीके हैं, रिप्रोसेसिंग, डीपॉलीमराइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। रिप्रोसेसिंग, इसमें प्लास्टिक्स को मेल्ट किया जाता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। जैसे जो पॉलीस्टाइरीन का असल इस्तेमाल है, ये फोम में, पैकेजिंग में और कटलरी में यूज होता है। फोम में, पैकेजिंग में और कटलरी में यूज होता है। कटलरी क्या होता है बच्चों, बर्तनों में, छुरियां बनाने में, ठीक है, चमचे बनाने में और फर्नीचर में। मगर जब इसको रिप्रोसेस कर लिया जाता है, ये तो टॉयज और ट्रेज, आपने देखा होगा प्लास्टिक के जो टॉयज और ट्रेज होते हैं उनमें यूज होता है। डीपोलीमराइजेशन, डीपोलीमराइजेशन में प्लास्टिक्स को उनके ओरिजिनल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय केमिकल और थर्मल प्रोसेस। उन मोनोमर्स को दोबारा पोलीमराइज कर लिया जाता है। इसकी एग्जांपल है पॉलीइथाइलीन टरफथलेट। इसको जब हीट करते हैं तो ये एक कैटालिस्ट की मौजूदगी में और हीट की मौजूदगी में अपने पुराने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें प्लास्टिक्स को लो क्वालिटी सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सब्सटेंस दूसरे मटेरियल की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे पॉलीइथाइलीन की जब क्रैकिंग करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ये इसके छोटे टुकड़े बन जाएंगे जो कि फिर लुब्रिकेंट्स यानी मोबिलाइल वगैरह बनाने में यूज होंगे। तो रिप्रोसेसिंग क्या है, प्लास्टिक को रीमेल्टेड कर लिया जाएगा और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना लिए जाएंगे। जैसे पॉलीस्टाइरीन का ओरिजिनल यूज है फोम वगैरह में, मगर जब इसका रीयूज हो जाएगा ट्रेज और टॉयज में यूज हो जाएगा। उसके बाद डीपोलीमराइजेशन में ओरिजिनल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे पॉलीथाइलीन टरफथलेट। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में लो क्वालिटी सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे और उससे फिर वो अदर मटेरियल्स में यूज होते हैं। ये सवाल, what is incineration, give its advantages and disadvantages. Incineration is a process in which solid waste is burned at high temperature ranging from 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इंसिनरेशन का फायदा क्या है, वेस्ट के वॉल्यूम को 2/3 गुना कम कर देता है। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बिजली प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होती है। ये एयर पोल्यूशन को कम कर देता है और कैंसर काज करता है, डायोक्सिन। लैंडफिल क्या होता है, रूढ़ी या खाली प्लाट या लार्ज होल को लैंडफिल कहते हैं। डीपोलिमराइजेशन में क्या होता है, प्लास्टिक्स को ओरिजिनल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसकी मिसाल में पॉलीथाइलीन टरफथलेट वाली एग्जांपल है। ये रिसाइकलिंग ऑफ रॉ मटेरियल का क्या फायदा है, ये हमारी एनर्जी और हार्म माल को बचाता है, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट कम कर देता है। ट्रांसफॉर्मेशन में प्लास्टिक्स को लो क्वालिटी सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सब्सटेंसेस इस्तेमाल हो जाते हैं अदर मटेरियल्स की प्रोडक्शन में। टेम्परेचर नॉन रोटेटिंग चैम्बर में है 950 से 1300 सेंटीग्रेड, जबकि न्यूज़पेपर को रिसाइकल कर लिया जाता है अगेन एंड अगेन 5 टाइम्स। ये ई कैट वाले एमसीक्यूज अब इनको देखें। हेलोजन्स में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, आयोडीन का। क्योंकि आपको पता है हेलोजन्स में डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने से लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इस वजह से डाउन द ग्रुप वाले का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। जैसे ये हो गया फसल बर आई। अब आपको पता है सबसे डाउन में मौजूद है आयोडीन, ये सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है और फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड का। इसलिए हेलोजन्स में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, आयोडीन का। उसके बाद कौन सा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यानी 3D स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, एच के साथ लग जाता है Cl, HCl नहीं बनाएगा क्योंकि 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, जबकि HCl होता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ये 3D स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, जबकि बाकी बना देंगे। देखो जरा, इधर आ जाएगा LiH, ये हो जाएगा आयनिक, ठीक है, ये भी बना देगा। MgCl2 ये भी बना देगा, CaCl2 ये भी आयनिक है, ये भी बना देगा। तो H वाला नहीं बनाएगा।
H पॉजिटिव के साथ जो नेगेटिव लगेगा वो नहीं बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनाइट्री डिफरेंस उसका ज़्यादा नहीं होगा तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑल मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये इनकरेक्ट है क्योंकि मेटल्स बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड। पीरियोडिक टेबल किस चीज़ के बारे में बताता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल आ जाएगा इसका आंसर। जिस साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन पीरियोडिक टेबल में कंट्रीब्यूट नहीं किया था उसका नाम बताना है। डेमोक्रिटस। कंसेप्ट ऑफ ट्राइड्स दिया था डोबर्नियर ने। कौन सा एलिमेंट मेंडलीव के टाइम पर मौजूद नहीं था? जर्मीनियम। एलिमेंट्स जिसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस में आते हैं? सेम फैमिली यानी सेम ग्रुप में आते हैं।